इस लेक्चर में हम ट्यून्ड बेस ओसिलेटर या जिसको हम आर्मस्ट्रॉन्ग ओसिलेटर, आर्मस्ट्रॉन्ग इनके इन्वेंटर थे, इन्होंने इन्वेंट किया था इस टाइप के ओसिलेटर का, या टिकलर ओसिलेटर को डिस्कस करेंगे। टिकलर एक कोयल होती है जिसको हम रेडियो रिसीवर या रीजनरेटिव जो सिस्टम होते हैं, रीजनरेटिव सिस्टम या सेल्फ ओसिलेटिंग सिस्टम, इनमें यूज करते हैं इस टिकलर कोयल को। ठीक है, और बेसिकली इसका यूज क्या है? दिस इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, तो ये यहाँ पे टिकलर कॉइल यूज करेंगे, इसके नाम पे भी इसको हम टिकलर ओसिलेटर बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्यून्ड बेस ओसिलेटर। इसको ट्यून्ड बेस ओसिलेटर क्यों बोलते हैं? यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसमें ये एरो बाहर की तरफ है, तो ये एनपीएन हो गया। ओके, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसको हम एम्पलीफायर की तरह यूज करेंगे। ओके, अब इसमें देखेंगे हम कि ये एलसी जो टैंक सर्किट है, इसका जो ट्यून्ड सर्किट है जिसको बोलते हैं हम, वो इसके बेस के साथ कनेक्ट है और थ्रू कैपेसिटर। इस कैपेसिटर को सीसी, ये कैपेसिटर यहाँ ब्लॉकिंग कैपेसिटर होगा, ब्लॉकिंग कैपेसिटर सीसी। ठीक है, इसका काम क्या है मेन? ये डीसी को ब्लॉक करेगा और एसी को यहां से पास होने देगा। ठीक है, एसी कंपोनेंट को ये अलाउ करेगा, तो इसलिए इसको ब्लॉकिंग कैपेसिटर बोलते हैं। इसके नाम के जैसा कि इसका नाम है, ब्लॉक करेगा डीसी को, यहाँ हमें डीसी नहीं चाहिए, तो इसलिए इसको ब्लॉकिंग कैपेसिटर बोल दिया। वैसे भी हमें पता है कि अगर रिएक्टेंस की बात करें हम, तो होते हैं 1/2 पाई न्यू सी, न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, और डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी जो होती है न्यू, वो 0 होती है। तो उस केस में एक्सी हमारा इनफाइनाइट होगा। अगर रिएक्टेंस इनफाइनाइट है, इस इट मीन्स जो ये कैपेसिटर है डीसी को रोक लेगा, पास नहीं होने देगा। ठीक है, और एसी को ये अलाउ करेगा, इसलिए इसको ब्लॉकिंग कैपेसिटर बोलते हैं। ओके, मैं साथ के साथ आपको ये जो कंपोनेंट्स इसमें यूज हो रहे हैं उनका भी बता रहा हूँ, क्या क्या रोल है हर एक चीज। हमें पता है जब ये कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता है तो इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोल देते हैं हम उसको। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जब ये डिस्चार्ज होगा यहाँ से, तो क्या होगा? ये इसके थ्रू, एल के थ्रू डिस्चार्ज होगा। एल के थ्रू डिस्चार्ज होगा तो एल में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होना शुरू कर देगा। जब ये फुली डिस्चार्ज होगा, जब करंट मैक्सिमम होगा, तो इसका मतलब ये यहाँ पे एनर्जी, इसमें मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ओके, ये फिर से डिस्चार्ज होता है, यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस कोलैप्स होना शुरू कर देंगी जब ये फुली इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, और उसके बाद फिर से ये कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था कि एनर्जी जो है वो कभी कैपेसिटर में, तो कभी इंडक्टर में, फिर कैपेसिटर में, फिर इंडक्टर में, तो ऐसे ओसिलेशन होती है एनर्जी की। ओसिलेशन से उसके बाद हमें जो आउटपुट मिलती है वो डैम्प्ड आउटपुट मिलती है। ठीक है, यानी जो एम्पलीट्यूड है आउटपुट का वो डिक्रीज करता है टाइम के साथ, यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमें ओसिलेटर में क्या चाहिए इसमें, कि हमें अनडैम्प्ड ओसिलेशन चाहिए, अनडैम्प्ड। ठीक है, अनडैम्प्ड ओसिलेशंस के लिए हमने बताया था आपको कि इसमें तीन पार्ट होते हैं ओसिलेटर के बेसिकली। एक तो होता है एम्पलीफायर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टैंक सर्किट की।
टैंक सर्किट में ये LIAC वेरिएबल मैंने इसलिए दिखाया यहाँ पे, ताकि अगर हम L को कांस्टेंट रख लें और C की वैल्यू को वेरी कर दें, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन जो ये होती है 1/2 पाई √LC, ये हम वेरी कर सकते हैं। ठीक है, L की वैल्यू सेम है, C की वैल्यू चेंज कर दो, इसलिए इसको वेरिएबल रखा है। ओके, दूसरा कंपोनेंट हो गया हमारा एम्पलीफायर। ये ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं, जो वीक सिग्नल होगा उसको ये एम्पलीफाई कर। तीसरा कंपोनेंट है फीडबैक। ठीक है, यानी फर्स्ट हमने लिया था टैंक सर्किट, दूसरा लिया था एम्पलीफायर, और तीसरा हो गया अब फीडबैक सर्किट या फीडबैक नेटवर्क जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्यून्ड बेस ओसिलेटर में टिकलर कोयल होती है, जो अभी मैंने आपको बताया जिसके बारे में, ये टिकलर कोयल। ठीक है, दिस इज टिकलर कोयल। ये फीडबैक का काम करेगी। ठीक है, जो एम्पलीफाई होके सिग्नल आएगा, ठीक है, उसको ये फिर से इनपुट में फीडबैक कर देगी, और हमारे पास सस्टेन्ड ओसिलेशंस आती हैं, अनडैम्प्ड ओसिलेशंस आती हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया इसके टैंक सर्किट के बारे में। अब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, यहां से देखो, ये इसका कलेक्टर हो गया, ये बेस है, और ये एमीटर। ठीक है, तो ये कॉमन एमीटर है, यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन एमीटर। तो यहाँ पे ये हमने इसको ग्राउंड कर दिया। ठीक है, यहाँ देख सकते हो ये दोनों के कॉमन है ना, ये सर्किट, ये कौन सा हो गया इसका बेस एमीटर। ठीक है, और ये क्या हो गया सीई कलेक्टर एमीटर सर्किट। ठीक है, तो ये कॉमन आ गया यहाँ पे, इसको मैं रजिस्टर को बोल देता हूँ, रजिस्टर को RE, एमीटर के साथ लगा है इसलिए इसको RE नाम दे दिया। RE रजिस्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है यहाँ पे। ठीक है, इसके बेसिकली 3 काम है। नंबर 1 तो ये बायस को स्टेबलाइज करता है। जो इसका एनपीएन ट्रांजिस्टर में ऑपरेटिंग पॉइंट होगा, इसका ऑपरेटिंग पॉइंट, या जिसको हम क्यू पॉइंट भी बोलते हैं, ये RE उसको स्टेबल रखेगा। ठीक है, दूसरा काम, ये जो RE रजिस्टर है, इसके वैल्यू को अगर हम चेंज कर दें, मतलब वैल्यू इसकी चेंज कर दें, तो यहाँ पे हम गेन जो होगा उसका, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यानी बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ RE कैन कंट्रोल या मेंटेन द गेन ऑफ एम्पलीफायर। एम्पलीफायर के गेन को एडजस्ट कर सकते हैं हम इसकी हेल्प से। ठीक है, और नंबर 3 काम क्या है इसका, नंबर 3 काम क्या है कि ये थर्मल स्टेबिलिटी देता है सर्किट को या ओसिलेटर को। ठीक है, यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी देता है ये जो RE रजिस्टर है ओसिलेटर को। यानी हम ये बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू हम इस तरह से चूज कर सकते हैं ताकि ये वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर के ऊपर काम कर सके ओसिलेटर हमारा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसके। ठीक है, इसके अलोंग हम यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा देते हैं, सपोज ये C1 है इसका नाम। ठीक है, ये कैपेसिटर इसके अलोंग लगा दिया हमने, इसके अक्रॉस लगा दिया। अब इस कैपेसिटर का काम क्या है,
ठीक है। अगर आर ई को ना लगाएं तो ये सारी दिक्कत आएंगी। लेकिन फिर ये कैपेसिटर क्यों लगाया हमने यहाँ पे? इस कैपेसिटर का C1 जो कैपेसिटर है, दिस इज बाईपास कैपेसिटर। देखो, काम तो कैपेसिटर का वही है कि ये एसी को अलाउ करेगा, डीसी को ब्लॉक करेगा। यहाँ पे भी ये एसी को अलाउ करेगा, डीसी को ब्लॉक करेगा। लेकिन यहाँ पे इसकी जो काम है, एक्चुअली कर क्या रहे हैं हम? एसी को यहाँ से बाईपास कर रहे हैं इसके थ्रू। डीसी को तो रोकेगा ये, ठीक है, डीसी को तो ब्लॉक करेगा ही। लेकिन हमने इसको ये इसके बाईपास में लगा दिया रजिस्टर पे। ये रजिस्टर को बाईपास कर दिया इस कैपेसिटर से, ताकि जो एसी कंपोनेंट आएगा वो इसके थ्रू आ जाए, इसके थ्रू ना आए, आरई के थ्रू। अगर आरई के थ्रू, रजिस्टर के थ्रू एसी कंपोनेंट आएगा तो क्या होगा? कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। अगर एसी इसके अक्रॉस आ गई यहाँ से, हमने यहाँ नहीं ली एसी, बाईपास नहीं कराई, इसके यहाँ आई, तो क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से जो इस एम्पलीफायर का गेन है, गेन ऑफ एम्पलीफायर विल डिक्रीज। एम्पलीफायर का गेन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको यहां से बाईपास कर दिया। दोनों की जरूरत है, इसकी जरूरत इसलिए है, इसको नहीं हटा सकते हम, ठीक है। और कैपेसिटर को इसलिए लगाया ताकि हम इसकी वजह से जो दिक्कत आएगी, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसको यहाँ पे बाईपास कर सकें, ताकि ड्रॉप ना हो वोल्टेज का, गेन कम ना हो। गेन कम हो गया तो फिर हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन ही आएंगे। ओके, ये हमने यहाँ पे इसको एम्पलीफायर को पावर सप्लाई दी है, ठीक है। ये डीसी वोल्टेज दी है, नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ताकि प्रॉपर बाइसिंग हो, उस तरह से हमने चूज किया, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे ये जो है, ये दूसरी कोयल है, ये आउटपुट के लिए है, दिस इज फॉर आउटपुट। आउटपुट हम यहां से ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। इसके बीच में आप यहाँ पे ये आयरन कोर दिखा सकते हो, ताकि प्रॉपर कपलिंग हो जाए मैग्नेटिक फील्ड की। अब बाइसिंग के लिए हमने ये बैटरी तो लगा दी यहाँ पे, ओके, डीसी पावर सप्लाई दे दी, ठीक है। और क्या चाहिए? ये हमारे पास रजिस्टर है, ठीक है। ये R1 और इसका नाम R2, दो रजिस्टर हैं। ये प्रॉपर बाइसिंग के लिए ही है, इसकी जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसकी बाइसिंग प्रॉपर होगी। और इनका काम क्या है? ये पोटेंशियल डिवाइडर की तरह काम करते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर की तरह काम करेंगे, ठीक है। अगर हम इसमें से एक को भी हटा दें, मान लो R1 को हटा दिया, R1 को हटा दिया तो ये जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव मोड में नहीं रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से जो होगा वो कलेक्टर करंट जो होगा इसका वो जीरो हो जाएगा। कलेक्टर करंट अगर जीरो होगा तो हमारा ओसिलेटर काम करना छोड़ देगा, ओसिलेटिंग सिग्नल हमारे पास नहीं आएंगे। यहाँ पे हमने सर्किट में एक की लगा दी थी, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट्स और इनका क्या क्या काम है वो सारा मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इसमें, ओके। अब इसकी वर्किंग पे आ जाते हैं। जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे, ठीक है, की क्लोज हुआ, सर्किट में से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये बाइसिंग रजिस्टर है, ये अपना काम करेंगे, पोटेंशियल को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एमीटर करंट है वो इंक्रीज करना शुरू कर देगा। अगर एमीटर करंट इंक्रीज करेगा तो कलेक्टर करंट इंक्रीज करेगा, यहां से कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा। कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा तो इसमें जो ये टिकलर कोयल है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ठीक है। इसके मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने की वजह से
क्योंकि ये इसके साथ कपल्ड है एल के साथ। ये सपोज करो मैं इसका नाम L1 रख देता हूँ और इसका नाम L2। जो टिकलर कोयल है वो L1 है। तो यहाँ पे हम कहेंगे L1 और L ये मैग्नेटिकली कपल्ड है, L2 और L भी कपल है, तभी हम यहाँ से आउटपुट ले पाएंगे। ठीक है, अभी मैं लेकिन इसकी बात करूं, L1 और L जो हैं दीज आर मैग्नेटिकली कपल्ड। ठीक है, अब इसमें ईएमएफ जनरेट होने की वजह से इस कॉइल में भी ईएमएफ जनरेट होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से। ठीक है, इसमें अगर ईएमएफ जनरेट होगा तो उसके बाद ये कैपेसिटर की चार्जिंग, आपको पता है एल और सी में कैसे ये ओसिलेशन होती है, वो सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये ईएमएफ जनरेट हुआ फिर उसके बाद ये कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, कैपेसिटर की चार्जिंग जब शुरू हुई, सपोज ये मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ये इस प्लेट पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और नीचे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गया। ठीक है, अपर प्लेट पे पॉजिटिव आएगा इसमें। ठीक है, तो अब जब ये फुली चार्ज हो जाएगा, जब इसके क्रॉस वोल्टेज डेवलप हो जाएगी, ठीक है, तो इसमें जो करंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, उसकी वजह से जो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग है या एनपीएन ट्रांजिस्टर ये कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। ठीक है, कट ऑफ मोड में चला जाएगा तो गेन थोड़ा कम होगा, डिक्रीज होगा, और हमारे पास बार्कहाउज़न कंडीशन जो है ए बीटा इक्वल टू 1 सेटिस्फाई होगी, बार्कहाउज़न क्राइटेरिया। फिर से हम देखते हैं कि जब ये इसके थ्रू डिस्चार्ज होगा एल के थ्रू, तो इसमें मैग्नेटिक एनर्जी डेवलप होगी। ठीक है, फिर से वो जब कोलैप्स होगा मैग्नेटिक फील्ड, जब ये फुली डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसके थ्रू अगेन इसकी चार्जिंग होगी। ठीक है, जब ये इसकी चार्जिंग होगी, अब जो चार्जिंग होगी दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और जो ये ओसिलेशंस प्रोड्यूस हुई वो हम यहाँ से बेस पे सप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो ओसिलेशंस आई यहाँ वो बेस पे चली गई। अब क्योंकि यहाँ करेक्ट फेस है, अब हम देखते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर कितना फेस शिफ्ट देता है, फेस शिफ्ट 180 डिग्री, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है। ठीक है, और एक ये जो ट्रांसफार्मर की तरह काम कर रही है दो कॉयल, तो इन दो कॉयल से फेस शिफ्ट कितना आएगा, फेस शिफ्ट ड्यू टू ट्रांसफार्मर एक्शन या ट्रांसफार्मर कॉइल्स 180 डिग्री। ठीक है, यह था ट्रांजिस्टर की वजह से 180 डिग्री। तो टोटल फेस शिफ्ट कितना हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, यानी जो हमारा फीडबैक सिग्नल आया दैट इज इन फेस विद द इनपुट सिग्नल। तो यहां से हम देखेंगे जब ये यहाँ पे दोबारा से हम इसको बेस को देंगे सप्लाई, ये यहाँ से जा रही है ऑसिलेशन, तो ये करेक्ट फेस में होगी, इनकी फेसिंग करेक्ट होगी, इनपुट के साथ ही ये सेम फेस में होगी। अगर सेम फेस में आ रही है तो सिग्नल हमारा एम्पलीफाई होगा। ओके, और सस्टेन्ड ऑसिलेशन हमारे पास आती है। तो इसी तरह से यही सारा एक्शन रिपीट होता रहेगा और हमारे पास सस्टेन्ड ऑसिलेशंस आएंगे। ये सस्टेन्ड ऑसिलेशंस वी नॉट और यहाँ पे टी, टाइम के साथ एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्यून्ड बेस ऑसिलेटर सर्किट। थैंक यू।